हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास का दूसरा दिन है। जो हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे उसमें आज इसका दूसरा दिन है। देखो, जो फर्स्ट 2 वीडियोस थे वो फर्स्ट दिन का था, ठीक है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से एक दिन गैप हो गया था बीच में, जिसकी वजह से टोटल वीडियो बन नहीं पाया था। थोड़ा मौसम का दिक्कत था और थोड़ी ठंडी ज़्यादा थी इसलिए। अब देखो, अब इसके पहले हम जो भी पढ़े थे मिरर के बारे में पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन के बारे में, और रिफ्रैक्शन होता क्या है और वो कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो, तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बात करते हैं तो कोई भी लाइट कहीं से ट्रैवल कर रही है। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास ये एक लाइट है, ये एक लाइट है, इधर से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। जब अगर यहां से गई तो यहां पे अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम आ गया, अभी क्या था, सीधी सीधी जा रही थी, क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल एयर वाला मीडियम था। और वैसे ही अगर कोई ग्लास का मीडियम आ जाए या फिर पानी आ जाए बीच में, तो देखते हो क्या कि हम क्या देखते हैं कि लाइट ऐसे आई, लेकिन जब ऐसे आएगी तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस उसका इधर से ऐसे कुछ ट्रैवल करके चली गई, ऐसे आ रही है लेकिन वो मुड़ के इधर चली गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, अपना पोजीशन चेंज कर देती है। उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो, हम उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द चेंज ऑफ डायरेक्शन, द चेंज ऑफ डायरेक्शन of light passing through one medium to another medium। देखो, अब ये इसका डेफिनेशन है। अब कोई कहे कि रिफ्रैक्शन को डिफाइन करो, तो हम क्या बोलेंगे कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ लाइट, मतलब ये कि अगर देखो कि अगर हम बात करें किसी चीज़ की, मान लो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद भी हम ग्लास स्लैब की बात करेंगे तो एक ही बार हम दोनों का फिगर बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर अलग अलग हम फिगर बना के समझाएं तो जरा देखो, अब कह रहा है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। मान लो कि हमारे पास कोई लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आई तो वो क्या करेगी कि अपना पोजीशन थोड़ा चेंज करेगी, ठीक है। तो चेंज करेगी तो वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, कौन नॉर्मल क्या होता है, मतलब जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, उसी को कहते हैं हम क्या, नॉर्मल, ठीक है। अब इस पे हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखो, हमारे पास कह रहा है कि ये लाइट यहाँ से आई और रिफ्रैक्ट करके इधर चली गई, ठीक है, और अपना पोजीशन क्या कर रही है, फिर इस वाले पोजीशन में ये मेंटेन करते हुए चली आई। देखो, यहाँ से ऐसे आई और ये मेंटेन करते हुए यहाँ तक चली आई, ठीक है। जैसे यहाँ तक आई फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर से मीडियम चेंज होके क्या हो जाएगा, फिर से वो इधर चली जाएगी। फिर से मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगी, यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल आएगा, तो मतलब ये ऐसे आ गई, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये इस एंगल से आ रहा है, तो मतलब क्या है, ये देखो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ठीक है। और जो ये रिफ्रैक्ट हो रहा है उसका देखो जरा, ये वाला, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। मतलब ये कि जिस पोजीशन से एग्जैक्टली अगर आएगा यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ। देखो, हमारे पास एग्जैक्टली जो यहाँ से आ रहा है, जिस पैरेलल जिस पोजीशन से आएगा, जब इस स्लैब से एग्जिट होगा वो सेम उसी पोजीशन पे, उसी पैरेलल लाइन पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब ये जब लाइट देखोगे, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलली दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि जब जितना देर यहाँ रहेगा सिर्फ उसका मीडियम उसका रहेगा, वो इतना ही पे रहेगा। जब उससे वापस आएगा तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो आ रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हो उसका एंगल आर ही कहते हैं। लेकिन ये एंगल जो आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। देखो, अब ये फिर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला I2, और ये नहीं, ये वाला नहीं है, नॉर्मल के साथ बनता है ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास R2, ठीक है। अब देखो, अगर हम स्लैब की बात करें तो ये हम स्लैब का नाम कर देते हैं A B C
डी। अब जरा देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइट यहाँ से इंटर किया, अपना पोजीशन चेंज कर दिया। अब इसका डायरेक्शन दिखा देते हैं हम, इधर से आया और इधर चला गया। ठीक है, लाइट हमारे पास क्या है, यहाँ से एंट्री किया, अपना पोजीशन चेंज कर दिया, फिर जब दूसरे मीडियम में गया तो वो अपना सिंपल सा फिर से दोबारा अपना पोजीशन चेंज कर दिया। मतलब ये अगर हम बात करें इसकी बात करें तो देखो हम यहाँ लिखे तो हैं कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे वन मीडियम टू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। अब देखो, अब कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल बताइए कि अगर एग्जाम्पल अगर हम दें तो कैसे कैसे देंगे। तो कभी भी देखना कि एक ना ग्लास का बॉटल लेना या फिर ग्लास वो लेना, और वो जो शीशे की ग्लास कहते हैं हम, ग्लास वाली जो हमारे पास ग्लास होती है, मतलब वाटर जिसमें हम पानी पीते हैं ग्लास, या फिर जो वोडका वगैरह जो लोग पीते हैं उस पर ध्यान देना। तो देखो हमारे पास क्या है कि जो ग्लास होगा, मतलब वाटर, जैसे हमको शीशे का ग्लास लेंगे तो उसमें पानी भर दो पहले। जब पानी भरेंगे तो कभी भी देखना कि अगर हम पेंसिल को अगर उसमें हम टिप करेंगे तो पेंसिल को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एकदम बिल्कुल दिखेगा क्या कि हमको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, लेकिन वही अगर हम साइड से देखेंगे तो वो क्या है, पेंसिल अगर हम यहाँ देखेंगे ध्यान से तो पेंसिल आ रहा है इस लाइन पे तो जाना चाहिए हम बिल्कुल सीधे लाइन पे, लेकिन वो क्या होता है कि वो थोड़ा जो उसका टिप होता है जितना पानी में होता है वो क्या होता है, कुछ इस टाइप से दिखता है। हमारा ओरिजिनल पाथ हमारे पास ये जा रहा है लेकिन वो हमको थोड़ा नीचे झुका हुआ दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मीडियम जब जैसे चेंज होगा तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, या फिर अगर दूसरा एग्जांपल दें तो वो दूसरा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं कि कभी भी ग्लास में अगर हम कोई कॉइन डाल देते हैं, कॉइन डालो और उसको ऐसे देखो, जब ऐसे देखते हैं तो क्या होता है, कॉइन हमको लगता है क्या कि ऊपर दिख रही है। ठीक है, हमको ऊपर दिख रहा है कॉइन, जो देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम ऊपर देख रहे हैं उसको, कॉइन को थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता क्यों है, हमको क्यों दिखता है वो, क्योंकि वो लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहा है। ठीक है, कभी एक बात बताओ, जो लोग गाँव से हैं, जो लोग मछली वगैरह देखते हैं, तालाब में जो मछली चलती हैं उस पर ध्यान देना। तो मछली कभी भी जब हम देखते हैं तो अंदर जो होती है, मछली को जब अंदर से बाहर निकालते हैं तो छोटी दिखती है, लेकिन अंदर में बड़ी क्यों दिखती है, बड़ी क्यों दिखती है। या फिर कभी भी अगर लाइट, मान लो कि हमारे पास मछलियाँ क्या है, ये हमारे पास एक मछली है, ये अगर यहाँ कोई चल रही है, ठीक है, अब ये मछली है हमारे पास, तो कभी भी देखना कि मछली का एग्जैक्ट पोजीशन जो हमारे पास ये हो गया यहाँ पे, तो मछली हमको दिखेगी, एग्जैक्ट पोजीशन हमारे पास कहाँ है, अगर यहाँ है तो हमको थोड़ी सी कहाँ दिखेगी, हमारे पास थोड़ा ऐसे दिखेगा हमको, मतलब थोड़ा सा पोजीशन उसका शिफ्ट हुआ दिखता है, या फिर छोटी दिखती है, या छोटी अगर है उसमें तो थोड़ी बड़ी दिखती है। क्यों दिखती है हमको ऐसे, क्योंकि वो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास। और अगर हम बात करें तो जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, कि अगर हम बात करें इसके लिए कि जो लाइट है यहाँ से गया इधर मुड़ गया, फिर इधर जाके इधर मुड़ गया, तो इसे किस पे डिपेंड करता है, तो हम लिखेंगे डिपेंड्स ऑन। अब वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स में देखो तो फोर्स जो हमारा डिपेंड करेगा वो क्या करेगा हमारे पास, कि जो उसका ये जो है, जो हमारे पास है उसका कितना है, हमारे पास जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी कह रहे हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है उसका, तो हम वो डिपेंड करता है किस पे, उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और दूसरा उसको किस पे डिपेंड करता है, कि जो ये डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि वो जो ग्लास का स्लैब है वो कैसा है, मोटा है, पतला है, बहुत पतला है, बहुत मोटा है, मतलब वो इसके थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ ग्लास पे। ठीक है, तो जो हमारे पास रिफ्रैक्ट ये डिपेंड करता है कि वो ग्लास, वो जो हमारे पास लाइट है वो कितना टिल्ट होगा, कितना बेंड होगा, कितना रिफ्रैक्ट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और दूसरा डिपेंड करता है हमारे पास थिकनेस ऑफ द ग्लास पे। या फिर जो भी हम ग्लास स्लैब की बात करते हैं, जो मीडियम हमारे पास है, मैक्सिमम हमारे पास क्या है कि जो हम इस पर आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, वो लेंस की केस में पढ़ते हैं, और लेंस हमारा क्या होता है, ग्लास का ही तो होता है, इसीलिए हम ग्लास के थिकनेस की बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद अब एक बात बताओ कि अगर हम बात करें लाइट का स्पीड, तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है, लाइट का स्पीड अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में हमारे पास होता है कितना, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड, और ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जब अब हम बात करते हैं क्या रिफ्रैक्टिव, जो हमारे पास रिफ्रैक्शन था वो तो हो गया। अब देखो रिफ्रैक्शंस के लॉज के कौन कौन से होते हैं, अब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉ है रिफ्रैक्शन के। तो हम अब पढ़ेंगे कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कौन कौन से लॉ हैं भाई, तो देखो जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉ थे वैसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। और जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है उसका नाम क्या है हमारे पास, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये हमारे पास है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या रहा है भाई, तो देखो अब स्नेल्स लॉ की अगर हम बात करें तो स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन होगा, जो स्नेल्स लॉ है फर्स्ट लॉ को ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब ये तो तुम चाहो तो कहो इसको फर्स्ट लॉ या तो कहो तो स्नेल्स लॉ, दोनों हम कह सकते हैं, इसको स्नेल्स लॉ को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द, अच्छा ये पूरा तो सेंटेंस गलत हो रहा है, ये हो ऐसे होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incident to that of sine of angle of refraction। देखो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ रिफ्रैक्शन है, ये ध्यान रखना कि ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टिव एंगल, जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसके एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant। देखो अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक, तो देखो हमारे पास कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, ये एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। अब ये एयर की बात कर रहा है, ये मीडियम की बात कर रहा है, ये मीडियम 1 की बात कर रहा है, ये मीडियम 2 की बात कर रहा है, और ये जो है वो हमारा क्या था, ये नॉर्मल है। और जो हमने अभी अभी ये ड्रॉ किया है वो क्या है, ये हमारा है नॉर्मल, ये वाला एन हमारा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, या फिर चलो नॉर्मल को हम ऐसे बना देते हैं, और डॉटेड से हमको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब कह रहा है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से आ रही है दूसरे मीडियम में चली जा रही है, तो उसको अगर हम बनाएं तो हमारे पास क्या है, लाइट हमारे पास इस मीडियम से आई और इस मीडियम से आने के बाद ये इधर चली गई, लेकिन ओरिजिनल पाथ इसका कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आई और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आर। अब इससे बात कर रहा है, अब कह रहा है कि जब लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसका क्या, तो जो एंगल बनता है ये वाला और ये वाला एंगल, फर्स्ट लॉ क्या है, इस पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही था ना। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास क्या है, रेशियो है किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, और वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये कि अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो साइन ऑफ एंगल ऑफ, तो साइन ऑफ एंगल, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये वर्ड हमेशा याद रखना। तुम हमेशा क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं गलती, मैं भी यहाँ टेस्ट लेता हूँ तो हमेशा बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करते हैं कि ये तो लिख देते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट द एंगल, देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये लिख देते हैं, लेकिन मेन तो हमारे पास ये है इज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारे पास इसका कांस्टेंट ये वाला कभी मत भूलना, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। तो कांस्टेंट को बहुत जगह हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को हम n से लेते हैं, और n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, और ये हो जाएगा हमारा इसका एक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब बात करें इसकी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो ये लेते हैं, ठीक।
तो ये जब लेंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, किसके लिए, तो हमारे पास जब इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम एन से डिनोट करते हैं, या फिर बहुत लोग हमारे पास ऐसे करते हैं डिनोट, ठीक है, न्यू से करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एन से करेंगे, ठीक है, बच्चों को समझने में ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो बच्चे को समझने के लिए जब ईजी होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन देखो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और ये मीडियम किस मीडियम पे डिपेंड करता है, किस मीडियम को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मतलब ये कि हमेशा निकलता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हमेशा याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कांस्टेंट एंगल की बात करके निकाले तो एंगल को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, देखो अभी कभी भी साइन आई और साइन आर की, देखो एंगल जो हमारे पास दे दिया कि मान लो कि हमारे पास जो एंगल है वो इंसिडेंस है, इंसिडेंस रे है वो इतने एंगल पे इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टिव एंगल इतने एंगल पे है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर इसके रिस्पेक्ट में मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का निकालना, मीडियम 2 के निकालना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, और ये फॉर्मूला एक तरह से है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो तो अब ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास, अब चलते हैं हम इसके सेकंड लॉ पे। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ था, जैसे हमारा फर्स्ट लॉ है हमारे पास किस में, रिफ्लेक्शन में, वैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ था रिफ्रैक्शन का। अब जैसे सेकंड लॉ था रिफ्लेक्शन में, सेकंड लॉ वैसे भी हमारे पास हो जाएगा इसके रिफ्रैक्शन में। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है हमारे पास कि द एंगल, देखो इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल always lies in a same plane। देखो जरा ध्यान दो, तो दोनों का दोनों जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का था, जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ तो हमारे पास लगभग एंगल पर डिपेंडेंट था, लेकिन जब सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारे पास नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में थे, तीनों एक ही प्लेन में थे। अब सेम ऐसे ही है ये भी, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, और पहले क्या था हमारे पास, उसका था हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो जो रिफ्लेक्शन में था वो क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, लेकिन इसमें था हमारे पास, इसमें है रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब हमारे पास जो प्लेन है ये देखो जरा, हमारे पास ये इंसिडेंट रे यहाँ पे लाई कर रहा है, नॉर्मल इसी पे लाई कर रहा है, और जो रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सबके सब क्या होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए जो रिफ्रैक्शन है हमारे पास। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं, दोनों के दोनों हो गए हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब हम इसके बाद चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीधे इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारे पास लेंसेज है। अब हमको करना है किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो अभी हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का है, या तो हमारे पास लेंस से पूछेगा क्वेश्चन, लेंस वाले पार्ट से जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला होगा उससे, या फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो उसके लिए हमारे पास बहुत ब्रीफ नहीं पूछेगा, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, किसके रिस्पेक्ट में देना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो आने वाले प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं, जो प्रोबेबल हैं कि आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन मैं सभी के सभी करा दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो वो क्या होता है। तो देखो अब हमारे पास इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in a given pair of medium, हो गया।
देखो तो हमारे पास कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है किसके लिए, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर जो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है उसके रेशियो के लिए हम निकालेंगे। तो देखो हमारे पास इस केस के लिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब ये कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें उसको n से डिनोट करते हैं, हम तो n से डिनोट करते हैं, बहुत लोग हमारे पास जो लोग हैं वो क्या करते हैं, न्यू से करेंगे या फिर u से करते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n से डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या फिर स्पीड लिख लो या फिर वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखो कह रहा है कि जो रेशियो हमारे पास, रेशियो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो गिवन हमारे पास मीडियम दिया है उसके लिए। तो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो देखो अब इसकी बात करें तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर बनाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, तो मीडियम 1 तो वेलोसिटी किसके लिए, v1 या फिर ये हो जाएगा v2, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम स्पीड ऑफ लाइट भी तो कहते हैं, तो स्पीड हमको हम किससे डिनोट करते हैं, c1 अपॉन c2। अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों का दोनों फॉर्मूला सेम है। तो हम कभी भी क्या होगा, तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं, और n इज इक्वल टू हम c1 अपॉन c2 भी लिख सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो देखो अब इससे रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो जो देखो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, उसके बाद हम जो भी फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का वो सारा का सारा फॉर्मूला हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको लिखेंगे हम, वो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम जो स्नेल्स लॉ पढ़े थे, तो स्नेल्स लॉ का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो n इज इक्वल टू हमारा क्या था, साइन i अपॉन साइन r, हमारे पास पहला फॉर्मूला ये था। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सेकंड फॉर्मूला देखो, तो सेकंड फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इज इक्वल टू, या तो हम लिखेंगे v1 अपॉन v2, ठीक है, लेकिन बहुत जगह हम v1 अपॉन v2 नहीं लिखते, तो मैक्सिमम टाइम जो न्यूमेरिकल देगा वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट देता है, तो स्पीड ऑफ लाइट हम किससे डिनोट करते हैं, c से, तो हो जाएगा c1 अपॉन c2, पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब दो फॉर्मूले यहाँ पे आ गए, दो फॉर्मूले हम पीछे पढ़े थे, अब दो फॉर्मूले ये आ गए। अब देखो जरा कि अगर हम बात करें कि ये वाला, अगर एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारा क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला निकलेगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम बात करें तो हमसे कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसके लिए, मीडियम 2 के लिए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, आई थिंक 2011-12 के आसपास हमारे पास जो क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया था न्यूमेरिकल्स में, और इस पे एब्सोल्यूट वाले पे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा सोच के चलना है कि ऐसा पूछा जा सकता है, इट मे बी और नॉट बी, ठीक है। तो हम ऐसे एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते कि इस पर पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है सीबीएसई का मोड, सीबीएसई का जो भी है सीबीएसई बोर्ड जो पूछ सकता है, अब उसका भाई मोड वो लोग अपना कैसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। हमारा काम है हमको समझा देना, हमको पढ़ा देना, ठीक है। हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए, हम तो अपने लिए क्या, अपनी तरफ से क्या करेंगे, 99% भी नहीं, हम 110% कोशिश करेंगे कि हम वही क्वेश्चन वैसे ही पढ़ाएं, टॉपिक पढ़ाएं जिसको आ सकता है। अब सीबीएसई में क्या है, क्या देंगे वो लोग वो जानते हैं, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूले निकल गए। अब चौथा फॉर्मूला देखो, तो अगर फोर्थ फॉर्मूले की बात करें कि मान लो कि हमारे पास मीडियम दे दिया कि इफ वी हैव गिवन
3 मीडियम, तो क्या करेंगे? अगर मान लो कि हमारे पास 3 मीडियम दे रखा हो तो क्या करेंगे? हमको निकालना है कि मान लो कि हमारे पास गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 21 समथिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 31 समथिंग, और हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए? अब मान लो कि हमारे पास जैसे ग्लास वगैरह का है, चलो तो इसके बात करते हैं। हमारे पास अगर इसकी बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, ऐसे है 1 2 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे है। तो अगर मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमको किसके 1 और 3 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 एंड 3 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला तो हमको पता नहीं चलेगा, तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो पहले इसको लिख देते हैं, फिर इसको बनाना कैसे उसको देखते हैं। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 एंड 3 के लिए, तो देखो n एक बार, n 2 बार, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 पोजीशन यहाँ चाहिए, 2 पोजीशन हमको यहाँ चाहिए। तो देखो ध्यान से देखना, अब जो फर्स्ट पोजीशन इसका है उसको हम यहाँ लिख देंगे, इसका जो सेकंड पोजीशन है इसके सेकंड पोजीशन पे लिख देंगे, बीच में कौन सा मीडियम है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 2, सिंपल सा। कैसे बनाएंगे? अब मान लो कि हमारे पास इसकी जगह हमारे पास एयर है, दूसरा वाटर है, या फिर वाटर है, तीसरा हमारा ग्लास है। अगर इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लो कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारे पास एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, तो 2 बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, 2 जगह छोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 जगह छोड़ दो। अब देखो ए वाले को इधर लिख दो और जी वाले को यहाँ लिख दो। अब बचा क्या हमारे पास, वाटर, और बचा हमारे पास वाटर, देखो ये आ गया, ठीक। बहुत जगह बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये सेम लिख देते हैं। अब मान लो कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 21 और हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, बोल दिया कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 21, लेकिन हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो क्या दिया है, हमारे पास दिया है N12। तो N12 को अगर हम चेंज करें तो मतलब देखो जरा, अगर इस मीडियम से हम इसमें आ रहे हैं और इससे अगर हम लाइट इधर से आ रहा है और इधर चला जा रहा है, हो सकता है लाइट इधर से भी चला जाए, इधर से चला जाए, इधर चला जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही पूछे। तो अगर मान लो कि उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या, यहाँ से आ रहा था इसका अपोजिट कर दिया, तो रेसिप्रोकल कर दिया मतलब क्या, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। मतलब इसके लिए अगर हमको ये दिया है और हमको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, हमारे पास इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, कभी भी हमेशा वैल्यू देखना है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये पूरा का पूरा एक तरह से क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस वगैरह थे, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले थे वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस हो गए। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये वाला सिर्फ मीडियम बताया गया था कि कौन सा मीडियम होगा इसे, तो क्या क्या होगा। चलो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले हो गए, इसको एक जगह कहीं भी लिख लेना, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, ये लिख लेना। न्यूमेरिकल लेके बैठ जाना, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करेंगे थोड़ा सा, अभी एक पॉइंट है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड, जो हमारे पास है वो डिपेंड किस पे करता था हमारे पास। अगर मान लो कि हमारे पास मीडियम दे दिया, देखो ये वाला, तो अगर हम रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करें तो हमारे पास क्या है, हर एक का ये एयर हम चलो देखो, अगर हम 2 ही की बात करो, 3 की बात मत करो, ये एयर है और ये हमारे पास हो जाएगा ग्लास, ठीक है, और ये भी हमारे पास एयर है और ये हो जाएगा हमारे पास डायमंड, ठीक है। अब जरा देखो, कभी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे बढ़ता है। मतलब हमारे पास जो लाइट है वो किधर को जाती है, हमारे पास लाइट मान लो ऐसे आई, ठीक है, और लाइट हमारे पास दोनों ऐसे ही आई है, मतलब हमारे पास इंसिडेंस एंगल क्या है, दोनों में सेम है। अब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डायमंड को तो डेंसर कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद डायमंड हमारे पास रेयरर होगा, सॉरी ग्लास हमारा रेयरर होगा विद रिस्पेक्ट टू डायमंड के। तो देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, याद रखना हमारे पास हमेशा होता है 1.5 और डायमंड का होता है 2.4।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब क्या होगा, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएं तो ऑप्टिकल वाले पे और हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी जो बढ़ेगी वो क्या कैसे कैसे बढ़ेगी और घटेगी तो क्या कैसे कैसे घटेगी। देखो तो अगर हम बात करें रेयरर मीडियम में, तो जो अगर हमारे पास होगा लाइट ऐसे आया तो आने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जाएगा किधर, मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा और ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा, तो मतलब ओरिजिनल पाथ उसका किसका है, ऐसे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आर, ठीक है। लेकिन वही अगर डेंसर मीडियम है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो मतलब अपने नॉर्मल की तरफ तो अपना शिफ्ट हो ही रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा डेंसर की तरफ जाएगा तो मतलब वो ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जरा देखो ये हो जाएगा एंगल आर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो जरा हमारे पास कितना है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो थोड़ा सा है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो लाइट आएगी वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी, और जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा तो जो लाइट आएगी वो थोड़ी सीधी सीधी निकल जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा कम शिफ्ट होगी, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्ट ज़्यादा होगा अगर हमारे पास डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो हमारे पास नॉर्मल की तरफ ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, और हमारे पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रिफ्रैक्शन उसका कम होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब हमारे पास रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मतलब रिफ्रैक्शन कम होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, अब हम चलते हैं किस पे, लेंस वाले पे। तो मतलब अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ लेंस, रे डायग्राम और हमारे पास रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज जो हमारे पास फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा चैप्टर खत्म। फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेंस, लेंस कौन कौन सा होता है, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास लेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारे पास कनकेव लेंस। जैसे हम पढ़े थे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सेम वैसे ही है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। तो देखो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा बनता है हमारे पास, तो देखो ऐसे, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस है वो हमारा बनता है ऐसे, हो गया। तो देखो अब देखेंगे अगर हम तो इसमें क्या होता है कि लेंस बनता कैसे, मतलब हम पहले पढ़ रहे थे जो मिरर में वो क्या था, एक स्फेरिकल बाउल से एक स्फेरिकल जो हमारे पास एक जो लेंस होता था, जो कोई स्फेरिकल कुछ सरफेस होता था उससे हम काट लेते थे इतने को और एक तरफ से हम उसको पॉलिश कर देते थे तो वो बन जाता था हमारा मिरर। लेकिन इसमें क्या है कि एक तरफ से क्या है हमारे पास जो ये है वो एक स्फेरिकल से नहीं बना है, ये डबल स्फेरिकल से बना है। अगर इसकी बात करें तो देखो एक स्फेरिकल इधर से, एक स्फेरिकल इधर से। अब एक स्फेरिकल को हटा दें, इधर वाला पार्ट हटा दें, इधर वाला पार्ट हटा दें, तो ये कौन सा मिरर बन गया हमारे पास, कॉन्केव मिरर, ठीक। अब इधर की बात करें तो देखो एक स्फेरिकल मिरर हमारे पास ऐसे स्फेरिकल और दूसरा स्फेरिकल इधर से। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इसको इधर से हटा दें, इसको इधर से हटा दें, तो हमारे पास क्या बन गया, ये कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये ऐसे हमारा लेंस बन गया। लेकिन इसके पहले हमारा क्या था, कनकेव मिरर था और कनकेव लेंस था, तो सॉरी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर था, जिसमें क्या था हमारे पास सिर्फ एक एक स्फेरिकल से बना था। मतलब ये कि एक एक स्फेरिकल से बना था तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर कितने होते थे हमारे पास, देखो ये होता था, यह हमारे पास पोल एक था, हमारे पास फोकस एक था और हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक था। लेकिन अब इसमें तो दो दो स्फेरिकल से बना है, मतलब हर चीज़ दो दो होगा सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ के, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं इसके लिए। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस और इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो तो इसकी बात करें तो हमारे पास इस वाले के लिए एक तो हमारे पास फोकस इधर हो जाएगा और एक हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास इधर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं C1, ठीक है। और ये हो जाएगा, इधर बात करें तो ये हो जाएगा F2 और दूसरा हो जाएगा इधर हो जाएगा C2। फिर अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा C1 और इधर हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा C2। आ गया समझ में। तो देखो अब ये जब हमारे पास आया इतना हो गया, तो अब इसके आगे अब हम देखें तो देखो बहुत बुक्स में क्या होता है कि जो C2 है और इसी को हम कहते हैं 2F1 और ये उधर हो जाएगा 2F2, इधर हो जाएगा 2F1 और इधर हो जाएगा 2F2। मतलब ये कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है। तो हम इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। लेंस में मैक्सिमम टाइम हमारा यूज हुआ है यही,
हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो कहते हैं वो हमारे पास ये यूज हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ये है तो थिकनेस क्या होगा इसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो थिकनेस होगा वो कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बीच में ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बात करें तो थिकनेस कॉर्नर पे ज़्यादा हो जाएगा और बीच में कम हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हम लिख देते हैं कुछ, ये खुल जा जल्दी से। देखो तो अगर हम बात करें इसकी तो थिकनेस थिन, या फिर ऐसे लिखो थिन फ्रॉम द कॉर्नर, और हमारे पास हो जाएगा ये थिक एट द सेंटर, और ये हो जाएगा हमारे पास ये। इसी को देखो जैसे हम कनकेव लेंस था हमारे पास, कनकेव मिरर, उसको क्या कहते थे हम, कन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि वो सेंटर की तरफ हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ वो कन्वर्ज कर रहा था लाइट्स को, तो इसी को ये भी वही करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज कर देगा। तो मतलब इसको भी हम कहते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और यहाँ देखो सेम ऐसे इसके लिए भी लिख दो, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थिक एट द सेंटर, सॉरी थिक एट द कॉर्नर और थिन एट द सेंटर, ठीक। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखो ये टाइप्स हो गए, अब इसमें पढ़ते हैं रूल्स, मतलब कौन सा लेंस अगर रे किधर से आएगा, तो रूल्स टू मेकिंग द रे डायग्राम। कि रूल अगर हम बात करें तो रे किधर से आएगा, किधर को चला जाएगा, किधर से आएगा, किधर को चला जाएगा, उसकी बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो इसके लिए बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, ये मिटा दो सिर्फ। अब हम एक एक करके दोनों को सेम से एक साथ करेंगे। जैसे कि हम मिरर की बात कर रहे थे, तो मिरर में हम क्या कर रहे थे कि जो लाइट था, जो मिरर था हमारे पास, मिरर में क्या कर रहे थे कि एक तरफ कनकेव एक तरफ कन्वेक्स करके हम दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके देखे थे। अब इसमें भी हम कंपेयर करके ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास फर्स्ट है कि फर्स्ट जो हमारे पास है कनकेव में, तो फर्स्ट लाइट क्या है, व्हेन लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तब क्या होगा, देखो मतलब पैरेलल होगा तो कुछ ऐसे ही आएगा। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि लाइट कभी भी, जो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तक लेकर आएंगे पूरा इसके सेंटर, यहाँ तक इस लाइट तक, उसके बाद डाइवर्ज करेंगे या कन्वर्ज करेंगे। लेकिन नहीं, जब कभी भी देखना कि जब होता है ना तो यहाँ पे एक बीच मिडिल पॉइंट होता है, ये वाला ऐसे, तो कभी भी लाइट जो आएगी यहाँ तक आएगी, उस वहीं से फिर डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, लाइट इसके पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो लाइट कहाँ जाएगी, तो हम मिरर में क्या पढ़ रहे थे कि जब मिरर में पढ़ रहे थे तो हमारा क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रहा था लाइट। तो कन्वर्ज हो रहा था का मतलब क्या कि यहाँ से कन्वर्ज होगा और फोकस से होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से आई और ये फोकस की तरफ चली गई। उसके बाद अब क्या करेंगे, अगर मान लो कि हमारे पास इधर से भी आए लाइट, तो इधर से आएगी तभी तो कहीं जाएगी, तो हमारे पास यहाँ से भी आएगी तो ये भी फोकस से होते हुए चली जाएगी। अगर पैरेलल हो, चाहे वो नीचे से आए चाहे वो ऊपर से आए, हमारा कन्वर्ज कर जाएगी और वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो मतलब हमारे पास कहाँ से गई है, फोकस से चली गई, ठीक है। अब वही बात अगर हम बात करें इसके लिए कनकेव लेंस के लिए, तो कनकेव लेंस हमारा क्या होगा कि अगर लाइट इसके पैरेलल आई, यहाँ से देखो ये थोड़ा टिल्ट हो गया, ये ऐसे कर लो, अगर लाइट हमारे पास इसके पैरेलल आई तो पैरेलल आएगी तो कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले हमारे पास कहाँ डाइवर्ज हो जाएगी। ये देखो ये कन्वर्ज हो रही थी, ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो जब डाइवर्ज कर जाएगी तो हमारे पास तो ये तो फोकस से पास हुई नहीं, तो ये कौन सी फोकस से पास होगी, ये इसके बाद ये बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो जरा, ये डॉटेड से पास हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही हम यहाँ से लेकर आएंगे तो ये इधर चली जाएगी, तो सेम ऐसे ही ये पास हो जाएगी इससे। तो मतलब ये कहाँ से, ये भी फोकस से ही पास होगी, लेकिन देखो इस केस में F2 से पास होगी, इस केस में हमारे पास किससे पास होगी, F1 से पास होगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो भी बनेगा, उसमें इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये रियल एंड
इन्वर्टेड बनेगा, इसमें जो भी रियल बनेगा इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसमें वर्चुअल बनेगा, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इस केस में एक और हमारे पास एक्सेप्शन है कि इसमें एक ही केस ऐसा है जिसमें हमारा क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट केस बनता है, ये एक्सेप्ट में है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो, तो हमारे पास फर्स्ट रूल तो हो गया, रूल जो हम पढ़ रहे थे अभी कि रूल कहाँ कहाँ से लाइट आएगी, तो ये था हमारे पास क्या, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम। ठीक है, देखो तो हमारे पास ये क्या था, पैरेलल आ रहा था तो हमारे पास फोकस से पास कर गया। अब देखो, अब सेकंड करते हैं, तो अब क्या है हमारे पास कि रे ऑफ लाइट। अब हम रे ऑफ लाइट की बात करें तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है हमारे पास, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब फोकस से पास करते हुए अगर जाएगी तो मान लो कि अगर हमारे पास कोई लाइट है फोकस से पास करते हुए जा रही है, हमारे पास क्या होता है, ये इस सेंटर के बाद ही हमारे पास कहीं भी रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होता है, इस सेंटर के बाद ही हमारे पास कहीं भी रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ तक गई तो क्या कह रहा है कि फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसके फोकस से पास करते हुए जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसको देखो जरा, हमारे पास इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास F1, ये C1, F2, C2। ठीक है, अब इसकी बात करें तो जरा देखो कि अगर हमारे पास क्या है, पैरेलल, हमारे पास फोकस यहाँ है तो कुछ लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये पैरेलल हमारे पास पैरेलल ही हमारे पास चला जाएगा, यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे पास कहाँ से गया, एक्चुअली तो हमारे पास फोकस से जाने वाला था लेकिन वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ चला गया, उसके पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। ठीक है, तो देखो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब चलो ये हो गया हमारे पास किसके लिए, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दी पासिंग थ्रू दी फोकस यहाँ पे आ रहा था। अगर यही अगर हम बात करें कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस की बदले अब हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर की, पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसके बाद क्या होगा, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगा तो क्या होगा, विल पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। मतलब ये कि अगर कोई भी अगर लेंस है, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस हो गया और ये हमारे पास कनकेव लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, इसका ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को O से करते हैं और पोल को P से डिनोट करते हैं। तो जरा देखो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कहाँ कि लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, देयर इज नो चेंज, मतलब किसी तरह का चेंज नहीं होगा, जैसे जाएगी वैसे ही पास करके चली जाएगी। जैसे हमारा क्या था, जो हमारे पास पोल से जब जा रहा था तो क्या रहा था कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो ये हो गया जो रूल्स थे हमारे पास कि अगर लाइट कैसे आएगा तो कहाँ से जाएगा और कहाँ से आएगा तो कैसे जाएगा। तो देखो सबसे लास्ट वाला रूल ये था और सबसे फर्स्ट वाला, देख क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हो गया खत्म। अब इसके रूल्स के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या था, अगर कोई पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कहाँ से पास होगी, वहाँ पे टेंस टू पास हमारे पास कहाँ से, फोकस F1 से। ये हो गया फर्स्ट रूल था हमारे पास, ये था हमारे पास F2 से। और वही कह रहा है कि अगर कोई रूल, दूसरा रूल क्या था हमारे पास कि अगर कोई फोकस से पास करते हुए जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से, उसके पैरेलल चली जाएगी। दूसरा रूल ये था, तो मतलब ये कि अगर कोई फोकस से जा रही है, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे F2 था,
यहाँ से ऐसे आया तो इसके पैरेलल, यानी इसके पैरेलल चला जाएगा, आया इधर से तो इसके पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है, विदाउट एनी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जा रही है तो बिना किसी चेंजिंग के वो सीधे के सीधे पास करते हुए चली जाएगी, ठीक है। चलो तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, जो इमेज बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसा इमेज बनेगा, कैसा नेचर होगा, उसके बारे में हम फिर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से बनेगा, तो देखो फर्स्ट हमारे पास बात करेंगे किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बनाना है तो देखो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, मतलब एक, देखो हम 4 पार्ट को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइम कम लगेगा और जल्दी से हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो देखो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस बना देंगे, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, चारों कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। अब इसके आगे और भी इसके पार्ट्स हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ है। तो देखो अब फर्स्ट केस कह रहा है हमारे पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब दूसरा केस हमारे पास, दूसरा केस कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड, हमारे पास किस पे, अब दूसरे फॉर्म की बात करें तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड किसके, C1, C1 मतलब हमारे पास क्या है, अब अभी दिखाता हूं। देखो उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास तीसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1। अब चौथा पार्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। अब हमारे पास C1 F1 क्या है भाई, अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा F1 C1 F2 C2, यहाँ पे F1 C1 F2 C2, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास सेम हो जाएगा, चलो इसको थोड़ा जगह दे दो इसको, F1 C1 F2 C2, और सेम ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 C1 F2 C2, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है फर्स्ट केस में कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे रहेगी तो हमारे पास इमेज कैसा बनेगा, हमारे पास जो लाइट आएगी वो पैरेलल ही आएगी और वो फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। अगर इधर से नीचे से भी आए तो फोकस से पास करते हुए चला जाएगा। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, एट F2। तो हमारे पास इमेज के लिए अगर हम लिखें, चलो अभी इसके लिए अगर इमेज की बात करें तो इमेज के लिए हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो इमेज जो है, इमेज, तो इमेज का हमारे पास पोजीशन क्या होगा, देखो पोजीशन के लिए हम P लिख दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको बताना। P पोजीशन, पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, एट F2, और हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, और हमारे पास उसके बाद कह रहा है कि नेचर, तो नेचर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे, कनकेव कन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट केस हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड केस की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास कह रहा है कि बियॉन्ड दिस, मतलब यहाँ पे कहीं है ऑब्जेक्ट, हमारे पास यहाँ पे कहीं है। तो जब यहाँ पे कहीं है तो एक लाइट देखो, एक तो हमारे पास सीधी चली जाएगी और पास करते हुए फोकस पे चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि दूसरा अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से भी तो पास करते हुए चला जाएगा। तो मतलब जो लाइट हमारे पास, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखो ये C2 यहाँ पे था, इसको ऊपर लेकर जाओ, तो हमारे पास बनेगा कहाँ पे, हमारे पास इधर कहीं बनेगा, ठीक है। नहीं इधर ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ था ना, तो C2 हमारे पास यहाँ पे होगा, C2 ये हो जाएगा हमारा C2। तो मतलब ये है कि जो हमारे पास इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारे पास F2 और C2 पे। तो इमेज पे इस पे लिख दो, तो इमेज के लिए हम कहाँ लिखेंगे, तो जो पोजीशन होगा इस केस के लिए, तो पोजीशन होगा हमारे पास बिटवीन किसके, F2 एंड C2, और हमारे पास जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड
इन्वर्टेड, और साइज जो होगा वो कैसा होगा हमारे पास, इसके लिए साइज हो जाएगा हमारे पास स्मॉल। ठीक है, अब आते हैं इस केस के लिए। तो इस केस के लिए अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, यहाँ पे। अब दूसरी बार कह रहा है ऑब्जेक्ट एट C1, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ आ गया, इस पे आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट C1 पे आ गया तो एक तो हमारे पास पैरेलली चली जाएगी और दूसरा हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। लाइट हमारे पास इधर से इधर गया। देखो कभी भी रे डायग्राम बनाना तो ये रे कभी मत भूल जाना कि हमारे रे कहाँ से कहाँ जा रही है और कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, ऐसे गया। अब दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, चलो मिटक जाओ, ये गलत हो गया, ये ऐसे है, ये हमारे पास, चलो इसको देखो, ये हमारे पास हो गया, ऐसे चला गया, और ये हमारे पास ऐसे चला गया। तो ये हमारे पास फोकस से जाएगा, ये हमारे पास है F2 और यहाँ है हमारे पास C2। तो देखो, तो हमारे पास C1 पे था तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, ज़रा देखो C2 पे। तो मतलब ये एक इमेज पे हमारे पास पोजीशन कहाँ चला जाएगा, इमेज के लिए इमेज का पोजीशन कहाँ है हमारे पास, एट C2। एंड नेचर कैसा है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारे पास साइज कैसा है, साइज हमारे पास हो जाएगा सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास पॉइंट C पे आएगा तो हमारे पास कैसे बनेगा और पॉइंट F पे जाएगा तो कैसे बनेगा। चलो अब कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इस बार इन दोनों के बीच में। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में चला गया तो ज़रा ध्यान दो, इसको पहले अभी हम मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बनेगा इमेज वो कहाँ, इधर कहीं बनेगा। ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2, ये C2। ठीक है, अब देखो ज़रा कि लाइट जो हमारे पास आ रही है वो एक तो पैरेलली जाएगी, पैरेलली जाके इधर कहीं चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से हमारा कहीं इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा इधर, और ये हमारे पास पास कर जाएगा हमारे पास कहाँ, ये ऐसे। तो मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है कहीं यहाँ। ठीक है, देखो हमारे पास करते हुए कहाँ गया, हमारे पास यहाँ से गया, एक तो हमारे पास पैरेलली चला गया, दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से गया। तो पैरेलल गया तो हमारे पास फोकस से चला जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट चेंज कहीं चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बन गया हमारे पास, बिहाइंड द C2, मतलब बियॉन्ड C2। तो हमारे पास पोजीशन कहाँ चला गया, पोजीशन चला गया बियॉन्ड C2। साइज क्या हो गया हमारे पास, लार्ज, मतलब इस साइज से बड़ा बनेगा वो। ठीक है, यहाँ जगह कम है थोड़ा इसलिए उसको छोटा दिख रहा है, लेकिन वो लार्ज बनेगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देखो 4 केसेस खत्म हो गए। अब दो केसेस और बचे हैं, उनको डिस्कस करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5th केस क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ था, इसके पहले वाले केस में हमारे पास इन दोनों के बीच में था। तो अब कह रहा है कि इधर से खिसक के यहाँ चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम F1 पे रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो जरा, F1 को अगर इमेज पे रखेंगे तो एक तो यहाँ से जाएगा पैरेलल, तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास कर जाएगा। तो जब फोकस के से पास करेगा तो हमारे पास लाइट इधर से गई और इधर चली गई। ठीक, अब दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसे चला जाएगा बिना किसी चेंज का। तो ज़रा देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ कहीं इन दोनों का डिस्टेंस रेगुलरली कम होते जा रहा है। तो जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस आगे जाएगा जहाँ पे जाके वो एक दूसरे को कट कर देंगे और इमेज हमारा वहाँ बन जाएगा। तो देखो इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें इमेज के लिए अब इसका नेचर जो है, नेचर कैसा होगा हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा, एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। और हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, हाईली लार्ज। ठीक है, अब चलो ये हो गया। अब कह रहा है इसके 6 पार्ट पे, छठे पार्ट पे क्या है, तो छठे पार्ट पे जाएं तो कह रहा है कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आएँ तो कहाँ बनेगा। देखो जरा, तो ये इसके एक पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाके हमारे पास कहाँ चला जाएगा, F1 पे। ठीक, जब F1 पे चला जाएगा, F2 से हमारे पास रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा इधर, F2 से पास करते हुए। अब कह रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या हो रहा है, देखो जरा कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है।
ठीक है। तो जब इन दोनों का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है मतलब क्या, ये एक दूसरे को कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो जब एक दूसरे को कहीं मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, जरा देखो, ये पीछे जाएगा और ये भी हमारा इधर आके इधर कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। जब इधर कहीं मिलेंगे तो मतलब क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमारे पास इमेज हमारा कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। जब इमेज हमारा यहाँ बन रहा है का मतलब क्या है, हमारे पास इमेज क्या है, ये इमेजिनरी बन रहा है, ठीक है। इमेजिनरी से हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो जब इमेजिनरी से बन रहा है तो इमेज का पोजीशन, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो एक एक्सेप्शन केस था इस वाले में, जिसमें क्या था, रियल एंड सॉरी इमेज, क्या था, वर्चुअल एंड इमेजिनरी, हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था। तो मतलब ये कि यही एक ऐसा केस था जिसमें एक और केस था, किसमें, कॉनकेव मिरर में एक ऐसा बन रहा था और इसमें एक ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इमेज के लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, जरा देखो, तो जो हमारे पास नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हमारे पास पोजीशन कहाँ होगा, सेम साइड ऑफ लेंस, और हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, लार्ज, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जो रे डायग्राम जो बन रहा था, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, वो हो गया खत्म, ठीक है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ, देखो कन्वेक्स लेंस का खत्म हो गया। अब हम करेंगे किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। तो पहले कनकेव लेंस का करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस का फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। देखो अब हम करते हैं किसके लिए, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ दो ही केस होता है। जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर के केस में दो केस था, इसमें भी सिर्फ दो ही केस होगा। अब जब दो केस होगा तो वो केस कौन कौन सा होगा, फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, देखो दोनों एक साथ लेके चलेंगे। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है तो क्या बनेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरे केस के लिए अगर हम बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो अब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और हमारे पास कहाँ पे है, एक दूसरा इन्फिनिटी पे है। तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, सॉरी, तो कन्वेक्स लेंस बनाओ। अब यहाँ भी एक कन्वेक्स लेंस है, ये, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा हमारे पास F1 C1 F2 और ये C2, ठीक है। और फिर से यहाँ पे भी हमारा ऑप्टिकल, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास F1 C1 F2 और ये हो जाएगा हमारे पास C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे है, अब कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस वाले केस में इन्फिनिटी पे हो तो अगर इन्फिनिटी पे हो मतलब इसके लाइट जो भी आएगी वो क्या आएगी, इसके पैरेलल आएगी। जब पैरेलल आएगी तो हमारे पास कहाँ जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इसी को हम डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं। तो डाइवर्ज हो जाएगी तो वो किसके अलोंग डाइवर्ज हो जाएगी, हमारे पास फोकस के अलोंग। तो मतलब हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो हमारे पास देखो इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे, इमेज जो बनेगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे, तो जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, एट F1, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो हमारे पास साइज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, ठीक है। अब चलो इस पे चलते हैं। अब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। चाहे तुम इधर में यहाँ कहीं भी रख लो, मतलब ये इसी के आसपास में आएगा। मतलब क्या, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मान लो हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखेंगे तो एक तो पैरेलल ही जाएगी लाइट, यहाँ पे पैरेलल ही जाएगी। तो जब पैरेलल जाएगी तो एक तो डाइवर्ज हो जाएगा इधर से, ठीक है। जब डाइवर्ज हो जाएगा तो मतलब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहाँ मिलेगा,
हमारे पास फोकस से होके जाएगी उसका इमेजिनरी, ठीक है। और उसका कह रहा है कि दूसरी जो लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी चेंज का चला जाएगा। तो एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे, तो मतलब इमेज हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो फिर इमेज हमारा, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, इमेज देखो, तो इमेज हमारा फॉर्मेशन होगा तो मतलब क्या, जो पोजीशन होगा वो कहाँ हो जाएगा, एट या फिर सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। अब साइज हो जाएगा क्या हमारे पास, स्मॉल, और जो हमारे पास साइज हो गया स्मॉल, उसके बाद नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब जो कनकेव मिरर का जो रे डायग्राम का फॉर्मेशन था, रे डायग्राम कैसे कैसे बनेगा, रूल्स जो कैसे कैसे था, वो हो गया हमारे पास। ये दो ही केस थे इसमें, ये दोनों हो गए। अब कह रहा है इसमें कि अब हमको पढ़ना है क्या, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम उसके आगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा लगभग खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला करेंगे, जितना हो सकता है, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। देखो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब देखो जरा, इसके पहले जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़े थे उसमें क्या था, यहाँ प्लस था, इसमें क्या है, इसमें माइनस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर जो हमारे पास f है वो क्या है, फोकल लेंथ, जो हमारे पास v है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, और जो u है वो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ का नेचर अगर हमको जानना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, एक तो होता है h'/h, जो हम मिरर में भी यही होता है, लेकिन और दूसरा क्या होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन के लिए, m इज इक्वल टू v/u। लेकिन मिरर के केस में क्या था, ये था माइनस का v/u। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो या तो h'/h लिख दो, या तो हम क्या लिखेंगे v/u, और ये होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, हो गया। अब देखो इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट और आता है जिसमें क्या करता है, किसी भी लेंस का पावर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पावर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पावर ऑफ लेंस, तो कैसे निकालेंगे, पावर को हम P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू उसका होता है फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। और इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट इज डायोप्टर, SI यूनिट इसका क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है इतनी बातों को, कि पावर को अगर कभी भी पावर निकालने की बात करें तो हमारे पास फोकल लेंथ दे देगा, ठीक है, और अगर फोकल लेंथ पूछेगा तो पावर दे देगा, और ये फॉर्मूले हमारे पास हर जगह यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ख़त्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपैरिजन से मिलेगा, मतलब कैसे कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कैसे करेंगे तो हमारे पास मिलेगा और क्या क्या होगा उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। कि अगर हम जैसे बात करें कि जो हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में हमको पढ़ना होता है कि फोकल लेंथ किधर माइनस होगा, कन्वेक्स, अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ कैसा होगा, कनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ कैसा होगा, किसको क्या करेंगे, किसको कैसे करेंगे, तो वो यूज़ कैसे होगा, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे क्या होगा न्यूमेरिकल्स में हमको ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर पढ़े हैं, कन्वेक्स मिरर पढ़े हैं। तो ये है कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, और ये है कनकेव लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसके बारे में। तो चाहे फिर इसका नाम जरूरी नहीं है, इसका लिखना यहाँ पे जरूरी कुछ लिखना है तो इसको इसकी जरूरी नहीं है। अब देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है, कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसमें
इस केस में अब हम बात करें तो जो u होता है, मतलब जो इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। u का डिस्टेंस इसमें भी निगेटिव होता है, इसमें भी u निगेटिव होता है और इसमें भी u निगेटिव होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि जो u होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, अब इस केस की बात करें तो इसमें क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास इधर होता है, f इधर होता है, इसमें f इधर होता है, इस वाले में f इधर भी होता है, f इधर भी होता है, इस वाले में ये f1 होता है और ये f2 होता है, और इस वाले में हम बात करें तो f1 इधर होता है, f2 इधर होता है। ठीक है, तो देखो इस वाले में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, ये भी निगेटिव होता है, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और इस वाले में तो हमारे पास जो देखो जो ये है u ओनली क्या होगा, निगेटिव होगा, फोकल हमारे पास f क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव, और v भी हमारा हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में u तो हमारा निगेटिव है ही, मतलब ये कि हमारे पास इमेज कुछ इधर बनता है, तो मतलब f जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो हमारे पास v होता है ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, u भी इधर है, फोकल लेंथ भी हमारा यही काउंट होता है, इमेज भी हमारा इधर ही बनता है, मतलब f भी हमारे पास इस केस के लिए क्या लिखेंगे, u, तो f इज इक्वल टू भी हमारे पास हो जाएगा निगेटिव, और हमारे पास v इज इक्वल टू भी हो जाएगा निगेटिव। ये हमको बस बेसिक नॉलेज था। अब देखो, अब आते हैं एक्सेप्शन वाले पे। एक क्वेश्चन ऑलवेज हमसे ये पूछा जाता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ हो जाए तो इसमें तो एक्सेप्शन भी आ जाएगा, तो मतलब इमेज भी हमारा इधर ही बनता है। तो मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है इन बिटवीन दिस, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा v निगेटिव v होता है कब, ये एक्सेप्शन केस में। ठीक है, एक्सेप्शन केस में हमारे पास v नेगेटिव भी होता है। अब इस केस में, तो इस केस में क्या है, हमारे पास एक बार v पॉजिटिव होता है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे इमेज बनता है, तो उस केस में हमारे पास v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन केस में आएगा। ठीक है, मतलब जो लास्ट हमारे पास रे की डायग्राम बनाए थे उस केस में हमारे पास इन दोनों में ये ऐसा होता है। इट इज़ पॉसिबल व्हेन, जब ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन हमारे पास किस पे, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, और v इज पॉजिटिव व्हेन हमारे पास ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन हमारे पास क्या, f एंड पोल p। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। इतना तो हमारे पास आ गया, सब कुछ हमने लिख लिया। मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला हो गया। इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h' अपॉन h और v बाई माइनस का v/u। इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h' अपॉन h, और बाकी का होता है फॉर्मूला हमारे पास v/u। हमारे पास सिर्फ इतना फॉर्मूला बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमने पढ़ा है अभी तक। अब आता है जनरल नॉलेज जो हमको पता होना चाहिए हमेशा, और वो क्या है हमारे पास, देखो इतना कुछ की बात। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन में अगर हमारे पास ये गुरु मंत्र है, याद रखना जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब में आएगा ये जितने भी नेचर पूछा है ना, सब में मैग्निफिकेशन निकाल के ही तुमको बताना होता है कि नेचर क्या है। हम मैग्निफिकेशन पर डिपेंड करता है कि मैग्निफिकेशन हमारा कैसा कैसा होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैग्निफिकेशन हमारा बात करें कि अगर निगेटिव आया, तो अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आया तो मतलब m जो है, m की बात करें अगर, तो अगर हमारे पास मान लो 2 आ गया तो क्या होगा, और मान लो m अगर हमारे पास माइनस का 2 आ गया तो क्या होगा। तो मतलब उसका इमेज का नेचर कैसा होगा, और प्लस का 2 आया तो नेचर कैसा होगा, माइनस का 2 आया तो नेचर कैसा होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारे पास इमेज है, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन अगर हमारा निगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो हमारे पास इमेज कैसा होगा, हमारा इमेज हो जाएगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारे पास पॉजिटिव आया तो हमारे पास हो जाएगा वर्चुअल एंड
इरेक्ट। ये बात याद रखना हमेशा और हमेशा, ये हमेशा याद रखना कि अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारे पास अगर इमेज कैसा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो हमारे पास इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये बात तो याद रखना। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो कि हमेशा याद रखना, बहुत जगह कहता है कि हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट ट्वाइस है इमेज की हाइट से, या फिर इमेज की हाइट ट्वाइस है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो हम क्या करेंगे, मतलब मैग्निफिकेशन हमारे पास दिया हो, अगर हमको पता लगाना है साइजेस कैसे कैसे होते हैं, साइज क्या होगा, कैसे अगर हम किसी चीज़ की साइज बताएं और हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दिया हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की साइज अगर हमको पता नहीं है तो मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास 1 आएगा, मतलब ये कि मैग्निफिकेशन 1 आए तो कैसा होगा, और मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आए तो कैसा होगा, और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आएगा तो हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होगा। तो क्या करेंगे, तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का पहले ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h। यही होता है कि अगर h डैश बड़ा होगा, अगर 1 आएगा तो मतलब इसका क्या कि हमारे पास क्या हो जाएगा, h डैश और h दोनों इक्वल हो जाएगा। 1 आया तो मतलब ये दोनों इक्वल होगा, तभी तो कट के 1 आ जाएगा। अब कह रहा है मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ये 1 से ज़्यादा हो, वो कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, h डैश जो है वो बड़ा होगा किससे, h से। ठीक, और मैग्निफिकेशन m जो होगा वो 1 से छोटा होगा, वो कब छोटा होगा, जबकि ये छोटा होगा इससे। तो मतलब h डैश जो है वो छोटा होगा h से, तो हमारा ऐसे होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, और ये सारे बातें याद रखना कि कौन से अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, कौन सा वैल्यू निगेटिव होगा, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, किस लेंस में फोकल लेंथ। देखो अब आया बात यहाँ पे, सॉरी, अब देखो इस केस के लिए अब बहुत जगह होता क्या है कि हम कौन सी लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो किसका यूज़ करते हैं। तो देखो हमारे पास मिरर की केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ तो हमारा इधर ही होता है, इसके केस में इधर वाला होता है, मतलब हमारे पास मिरर की केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है लेंस की बात, तो लेंस में जब कनकेव लेंस आता है तो दो फोकल लेंथ होते हैं, तो अब इसमें यूज कौन सा करेंगे वो हमको कैसे पता चलेगा। तो हम इसमें के लिए जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें हम फोकल लेंथ कौन से यूज़ करते हैं, राइट साइड वाला। तो जो इस केस क्या है, जो कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये कि हम यहाँ ये वाला यूज़ करते हैं, यहाँ से ये वाला यूज़ करते हैं फोकल लेंथ ऑलवेज। ठीक है, और इस केस में हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास f डैश जो f होगा वो इज ऑलवेज निगेटिव। कब, किस केस में, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देखो, f इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो किस केस में होगा, जब हमारे पास लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस, और हमारे पास ये कौन सा होगा, ऑलवेज निगेटिव, तो हमारे पास लेंस कौन सा हो जाएगा, कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, और इसी गुरु मंत्र से अब हम कल से शुरू करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। देखो अभी क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है अभी जो भी नए हैं इस चैनल पे, जो लोग नए देख रहे हैं, उनको क्या है कि सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बताओ कि ऐसे चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करने के लिए बोलो। तब क्योंकि हम लोग से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका सपोर्ट देख के तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप लोग का सपोर्ट भी तो चाहिए। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि आप लोग को आपका सपोर्ट कैसा चाहिए, आपको क्या होना, क्या आपको क्या डिमांड करना है, मतलब आपको नीड क्या है। अगर आप नीड दिखाओगे तभी तो हम उस तरह से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी अगर डाउट्स आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है।